कल हमने रसायन पाद का प्रथम पाद देखा था, अभयामल की पाद। आज हम रसायन के द्वितीय पाद में आपका कौन सा पाद है? रसायन का द्वितीय पाद प्राणकामी रसायन पाद हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी रसायन के प्रथम पाद में। आज हम रसायन का द्वितीय पाद देखने जा रहे हैं। द्वितीय पाद का नाम है प्राणकामी रसायन पाद। तो इसमें आप आ जाइएगा, है ना। पहले पाद में हमने कुल रसायन के 6 योगों के बारे में देखा। ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, है ना। ब्रह्म रसायन में क्या क्या होता है? सलोनी। अमल की कितनी होती है ब्रह्म रसायन में? सलोनी, राठौड़। सर 1000। 1000 अमल की है। और हरित की कितनी है? सर 1000 हरित की है और 3000 आंवला है। जी ठीक है। और कितने पंचमूल का प्रयोग किया जाता है? सर कितने लेते हैं? ये सर पंचमूल कौन कौन से लिए जाते हैं ब्रह्म रसायन में? सर बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जिनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल। प्राण पंचमूल। शालिनी शर्मा, धरणी धारणाश वायु नाम संविक्रम किस रसायन की फलश्रुति के लिए बोला है आचार्य चरक ने? धरणी धारणाश वायु नाम संविक्रम। सर ब्रह्म रसायन द्वितीय। ब्रह्म रसायन द्वितीय के लिए कहा, ठीक है। तो आप इसमें आ जाइएगा, द्वितीय पाद में आ जाइए। रसायन का द्वितीय पाद देखते हैं। इसमें अम्लक घृत दिया हुआ है, अम्लक अवलेय है, भूलातक रसायन। इन रसायनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पाद माना जाता है रसायन का, वो है तीसरा पाद। तीसरे पाद से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। द्वितीय पाद भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका रसायन का तृतीय पाद। तो आज हम दोनों पाद देखेंगे, है ना। तो सेकंड पाद में, रसायन के द्वितीय पाद में श्लोक नंबर 4 में आ जाइए। आम्लक घृत के बारे में टिक करना आपको, है ना। आम्लक घृत किस रसायन पाद में वर्णित? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आम्लक घृत किस रसायन पाद में है? द्वितीय रसायन पाद में, प्राणकामी पाद में। श्लोक नंबर 4 की पहली लाइन टिक करना। पहली लाइन में देखिए, आम्ल का नाम सुभूमि जान नाम, काला जानम गंध वर्ण रसानाम, पूर्ण प्रमाण विद्या नाम, सौरसेन। सौरस को विशेष टिक करना। इसमें आंवले का सौरस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि आम्लक घृत में आंवले को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो आम्लक घृत में आंवले के सौरस का प्रयोग किया जाता है। फिर इसकी चौथी लाइन में आ जाइए। चौथी लाइन में देखना, चौथी लाइन के देखिए शुरुआत में दिया है, शतपाकम सहस्त्र पाकम व शर्करा छोद्र चतुर्भाग संप्रयुक्तम। इसमें शर्करा छोद्र, ये शर्करा हो गया, मधु हो गया, ये कितने मात्रा में प्रयोग करना है? चतुर्भाग। शतपाकम सहस्त्र पाकम, शतपाकम सहस्त्र पाकम, शर्करा मधु, शतपाकम सहस्त्र पाकम, शर्करा मधु छोद्रम चतुर्भाग प्रयुक्तम। ये इसको टिक करने के बाद नीचे आ जाइएगा। नीचे वाली लाइन में टिक करना, पांचवी लाइन के लास्ट में जीर्ण, पांचवी लाइन के लास्ट में टिक करना, जीर्ण क्षीर सर्पिभ्याम साली षष्टिक समन्वय। ये आम्लक घृत जब जीर्ण हो जाता है उसके बाद में आपको क्या लेना है? क्षीर सर्पी और साली षष्टिक, है ना। साली षष्टिक चावल का प्रयोग करना है। आम्लक घृत जब जीर्ण हो जाए तो उसके बाद में साली षष्टिक पदार्थों का सेवन करना है। आगे टिक करना, त्रिवर्ष प्रयोगाद वर्ष शतम। इसको कितने साल तक प्रयोग करते? तो आम्लक घृत का प्रयोग 3 साल करने से, 3 साल प्रयोग करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष हो जाती है। और 4 नंबर के लास्ट में जहां श्लोक खत्म हो रहा है वहां पे देखिए, स्त्री सूच अपत्यवाणी। अपत्यवाणी मतलब कि जिस स्त्री को संतान प्राप्त नहीं हो रही है उसको भी संतान प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका पहला रसायन। क्या याद रखना है आपको? पीजी या आपकी बीएमएस के लिए याद क्या रखना है आपको कि आम्लक घृत रसायन में जो है
आंवले के सौरस का प्रयोग किया जाता है। इसमें शर्करा मधु जो होते चतुर्भाग में प्रयोग करते हैं। आम्ल घृत के जीर्ण हो जाने पर क्षीर सर्पी, दूध, घृत और षष्टिकशाली पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कितने वर्ष तक प्रयोग करते हैं? 3 वर्ष तक प्रयोग करने से आयु 100 वर्ष हो जाती है। और अपत्यवान स्त्री शु अपत्यवान, जिनको यहाँ पे संतान प्राप्त नहीं होती उनको भी संतान प्राप्त हो जाती है। इतना आपको याद रखना है आम्ल घृत में। इसकी फलश्रुति टिक करना। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, श्लोक नंबर 5 दिया हुआ है। श्लोक नंबर 5 से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैंने सलोनी से पूछा था कि धरणी धारणाश्य वायु नाम समविक्रम किस रसायन की फलश्रुति है? तो धरणी धारणाश्य वायु नाम समविक्रम सलोनी ने बतलाया किसमें? ब्रह्म रसायन द्वितीय में बतलाया। ऐसे ही गिरिसार सागरम, ये क्वेश्चन डाल देते कि गिरिसार सागरम ये किस रसायन की फलश्रुति है? तो श्लोक नंबर 5 की पहली लाइन में टिक करना, भ्रत शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रिय। गिरिसार सारम स्थिर इंद्रिय आपसे पूछे किस रसायन की फलश्रुति है? तो गिरिसार सारम ये किस रसायन की फलश्रुति है? ये आम्ल घृत रसायन की फलश्रुति बतलाई गई। वेरी एम पे ट्रिपल स्टार लगाइएगा। तो ये आपका पहला रसायन हुआ आम्ल घृत। आम्ल घृत के बाद में नीचे आ जाइए, श्लोक नंबर 7 में आम्लक अवलेह है। आम्लक अवलेह का वर्णन भी चरक ने रसायन के द्वितीय पाद में किया है। इसमें टिक करना पहली लाइन में, 7 नंबर की पहली लाइन में टिक करो आम्लक सहस्त्रम। इसमें आंवले कितने लेना है? सहस्त्र मतलब 1000। पिपली सह संप्रयुक्तम, और 1000 पिपली लेना है। 1000 आंवले लिए जाते और 1000 पिपली लिए जाती है। प्लास तरुण क्षार उदकोत्तरम तिष्ठते हैं, और इसको प्लास वृक्ष को जला करके क्षार उद्योग में भिगा देगा। 1000 आंवले और 1000 पिपली को लेते हैं और प्लास क्षार को, प्लास के तरुण क्षार को उसमें बना करके उसमें भिगो देते हैं। किसमें? 1000 आंवले और 1000 पिपली को। फिर इसकी तीसरी लाइन में टिक करना। तीसरी लाइन के लास्ट में देखिएगा, तीसरी लाइन के लास्ट में टिक करना प्रवाहिकम प्रयोग ना अपराह। इसका प्रयोग जो होता है प्रवाह में किया जाता है। लिख लेना हिंदी में साइड में। आम्लक अवलेह में आमल की पूछ तो 1000 होती है, पिपली भी 1000 होती है। और इसमें लिख लेना है इसका प्रयोग प्रातः काल प्रवाह में करते हैं, अपराह में इसका निषेध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आम्लक अवलेह का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, तो लिख लेना प्रवाह में प्रयोग करते हैं, अपराह में इसका निषेध बतलाएगा। प्रवाह में इसका प्रयोग किया जाता है, अपराह में इसका निषेध बतलाएगा। तो ये आम्लक अवलेह में याद रखना। आम्लक अवलेह से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आम्लक अवलेह चरक के अनुसार किस रसायन पाद में है? तो द्वितीय रसायन पाद में। इसमें कितने आंवले हैं? तो 1000 आमल की है और 1000 पिपली है। और इन 1000 आमल की और 1000 पिपली को किसमें? प्लास क्षार में के जले हुए क्षार के अंदर इसको डुबा देते हैं, और इसका प्रयोग प्रोहा में किया जाता है, अपराह में आम्लक अवलेह का प्रयोग निषेध है। ये आपको याद रखना है। द्वितीय रसायन पाद में आम्लक घृत और आम्लक घृत के बाद आम्लक अवलेह। फिर नेक्स्ट आ जाएगी 9 नंबर के श्लोक में टिक करना विडंग अवलेह। विडंग अवलेह की पहली लाइन में टिक करना, विडंग तंडुल चूर्ण नाम आड़कम पिपली तंडुल चूर्ण नाम अर्ध आड़कम सीतोपलायन। इसमें वायु विडंग तंडुल चूर्ण 1 आड़क लेते हैं, पिपली का चूर्ण भी 1 आड़क लिया जाता है, और अर्ध आड़कम सीतोपला, सीतोपला कितनी लिया जाता है? 1.5 आड़क मात्रा में ली जाती है। वायु विडंग चूर्ण 1 आड़क, पिपली का महीन चूर्ण भी 1 आड़क मात्रा में लेते हैं, और सीतोपला मतलब मिश्री, मिश्री कितनी मात्रा में ली जाती है? 1.5 आड़क की मात्रा में ली जाती है। तो विडंग अवलेह में ओनली इससे सिर्फ ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है पीजी में और अन्य एग्जाम में कि विडंग अवलेह का वर्णन चरक ने किस रसायन पाद में किया? तो विडंग अवलेह का वर्णन चरक ने द्वितीय रसायन पाद प्राणकामी पाद में किया है, जिसमें विडंग तंडुल चूर्ण 1 आड़क लेते हैं, पिपली तंडुल चूर्ण 1 आड़क लिया जाता है, और सीतोपला कितनी मात्रा में ली जाती है? 1.5 आड़क की मात्रा में ली जाती है। अब नेक्स्ट टिक करना है इसके बाद में। नेक्स्ट आ गई श्लोक नंबर 11 नागबला रसायन। नागबला रसायन वेरी एमपी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये पूछते हैं कि नागबला रसायन में नागबला का संग्रह किस ऋतु में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नागबला रसायन का प्रयोग कितने समय तक निर्देशित है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नागबला का संग्रह ऊपर लिख लीजिए, आप पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर टिक करना। नागबला का संग्रह लिख लेना,
शिशिर ऋतु में तप तपस्य महा में करते हैं। शिशिर ऋतु कोष्टक में लिख लेना, तप तपस्य में शिशिर ऋतु में चरक के अनुसार नागबला का संग्रह किया जाता है। संग्रह कब करते हैं? शिशिर ऋतु में किया जाता है ना। और सूची शुक्र महीने में टिक करना, सूची शुक्र महीने में इसका प्रयोग करते हैं, सूची शुक्र महीने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखना शिशिर ऋतु में इसका क्या करते हैं? हम संग्रह करते हैं तप तपस्य महीने में। और सूची शुक्र माह लिख लेना। ग्रीष्म ऋतु में नागबला रसायन का प्रयोग किया जाता है। नागबला रसायन की मात्रा लिख लेना, अक्ष मात्रा। नागबला रसायन की मात्रा लिख लो, अक्ष मात्रा। और इसका तीसरा पॉइंट लिखना, नागबला रसायन का सेवन 1 वर्ष तक करने से आयु 100 वर्ष हो जाती है। नागबला रसायन का प्रयोग 1 वर्ष तक करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष हो जाती है। नागबला रसायन में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका संग्रह कब करते हैं? शिशिर ऋतु में। प्रयोग कब करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। कितने समय प्रयोग करते हैं? 1 वर्ष तक करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष हो जाते हैं। और इसकी मात्रा कितनी है? अक्ष मात्रा। अब श्लोक नंबर 11 की पहली दूसरी लाइन छोड़ करके तीसरी लाइन छोड़ करके चौथी लाइन में टिक करना। चौथी लाइन में टिक करो इसको। शुरुआत में, चौथी लाइन के शुरुआत में देखिए, पर्णानी तपसी तपस्य व मासे। तप तपस्य मतलब शिशिर ऋतु में इसका संग्रह करते हैं। मासे सूची प्रयत्नम कृत वचनम, और सूची शुक्र महीने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तप तपस्य महीने में संग्रह करते हैं, सूची शुक्र माह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे वाली लाइन में टिक करना, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसके नीचे वाली लाइन के बीच में देखिए, तेषाम सुप्रक्षिलतनम त्वक पिंडम आम्रम अक्षमात्रम। अक्षमात्रम को स्टार लगा लें। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो अक्ष मात्रा होती है। मात्रा कितनी होती है इसकी? अक्ष मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है? अक्ष मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में टिक करना। इसके नीचे वाली लाइन के बीच में देखिए, पिबेत पैसा मधु सर्पभ्याम। किसके साथ में लेते हैं? तो दूध और मधु और सर्पी के साथ में लेते हैं। पैसा पिबेत पैसा मधु सर्पभ्याम। पैसा मतलब दूध, मधु और सर्पी के साथ में इसको लिया जाता है। इसी लाइन के लास्ट में टिक करना, जीर्ण जब जीर्ण हो जाए, जब नागबला रसायन जीर्ण हो जाता तो जीर्ण क्षीर सर्पिभ्याम सालिसष्टिक समनियात। और इसके जीर्ण होने पर सालिसष्टिक पदार्थों का सेवन, क्षीर सर्पी और सालिसष्टिक पदार्थों का सेवन करते हैं। लेना किसके साथ है? दूध, दही, दूध के साथ में, घी के साथ में और मधु के साथ में लेते हैं। और इसके जीर्ण होने पर क्षीर सर्पी और षष्टिक चावल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आगे टिक करना उसी लाइन में, संवत्सर प्रयोगात। संवत्सर मतलब 1 साल तक प्रयोग करने से वर्षम शतम अज्जरम, और 1 वर्ष तक प्रयोग करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष आपकी आयु हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा रसायन? नागबला रसायन। 4 पॉइंट याद रखना है। शिशिर ऋतु में संग्रह करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग किया जाता है, मात्रा अक्ष मात्रा होती है, और लेना किसके साथ है? दूध, घी और मधु के साथ में लेते हैं। इसके जीर्ण होने पर, नागबला रसायन के जीर्ण होने पर षष्टिक, साली, क्षीर सर्पी पदार्थों का सेवन करते हैं, और 1 वर्ष तक सेवन करने से आयु 100 वर्ष हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इसमें नागबला रसायन। नागबला रसायन के बाद में 12 नंबर के श्लोक में आ जाइए 19 बलादी रसायन। तो एक तो हिंदी में टिक कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि चरक के अनुसार बलादी रसायन की संख्या कितनी है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो बलादी रसायन की संख्या आपसे पूछी जाए तो 19 बतलाइए। चरक के अनुसार बलादी रसायन कितने मानेंगे? 19। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बलादी रसायन जो 19 होते हैं उनका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बलादी रसायन जो 19 होते हैं उनका सौरस प्रयोग करते हैं। तो इसमें टिक करना 12 नंबर में, बला अति बला चंदन अगरु धौती निश खदीर सिंसिपा सौरशः पुनर औषधयम दश नागबला व्याख्यातम सौरशनम लाभे सौरस विधि। सौरस विधि पे विशेष टिक करना। ये 19 नाम एक बार आप पढ़ लेना एग्जाम में। हालांकि नाम पे क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते कि चरक ने बलादी रसायन कितने माने, तो 19 माने, ये आपको याद होना चाहिए। और बलादी रसायन में औषधियों को किस रूप में प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बलादी रसायन में औषधियों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सौरस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, अब आता है आपको वेरी एमपी भलातक रसायन।
भल्लातक रसायन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका संग्रह कब किया जाता है? तो भल्लातक रसायन का संग्रह जो होता है, टिक करना, श्लोक नंबर 13 में आ जाइए, पहले टिक कर लो फिर लिख भी लेना। तो श्लोक नंबर 13 की पहली लाइन के लास्ट में देखिए, श्लोक नंबर 13 इसकी पहली लाइन के लास्ट में टिक करना, पक्व जम्बू प्रकाशानी सूची सुक्रेवा, है ना। किस महीने में इसका संग्रह करते हैं? पक्व जम्बू के समान जो भल्लातक होते हैं उनका संग्रह सूची शुक्र मतलब ग्रीष्म ऋतु में इनका संग्रह किया जाता है। सूची शुक्र महीना मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में इनका संग्रह करते हैं। नीचे वाले संग्रह, फिर आगे टिक करना, उसी लाइन के लास्ट में, सेकंड लाइन के लास्ट में टिक करना, चतुर्मास स्थितानि सहसी सहस्य व मासे, 4 महीने तक इनका संग्रह किया जाता है। उसके बाद में सहसहस्य मतलब कि हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसकी जो है दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, चौथी लाइन छोड़ करके पांचवी लाइन के बीच में टिक करना। पांचवी लाइन के बीच में देखो, पांचवी लाइन के बीच में देखना, 10 भल्लातकम भल्लातक से आरंभ करते हैं और 30 तक ले जाते हैं। ना तो परम उत्कर्ष, आगे टिक करना, प्रयोग विधान है सहस्त्र परम भल्लातक प्रयोग। इस टोटल पूरे क्रियाकाल में कितने भल्लातक का सेवन किया जाता है? 1000 भल्लातक का सेवन किया जाता है। आगे टिक करना, जीर्णी सर्पयाम पैसा सालिक षष्ठी उपचार, है ना। इसके जीर्ण होने पर वही सालिक षष्ठी पदार्थों का सेवन करते हैं। नीचे वाली लाइन में टिक करना, नीचे वाली लाइन में दीर्घ वर्षत पयस उपचार तद प्रयोगाद वर्षम शतम अजरम, मतलब कि इसका प्रयोग भी 1 वर्ष तक करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष हो जाती है। तो ये तो हमने टिक किया। अब आप ऊपर लिख लो, ऊपर लिखना भल्लातक का संग्रह ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। भल्लातक रसायन का संग्रह लिखना ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। भल्लातक रसायन का संग्रह लिखना ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। और प्रयोग लिखना हेमंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु मतलब सूची शुक्र महीने में संग्रह करते हैं। और सहसहस्य हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से महीने में? हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करते हैं। 4 माह तक संग्रह किया जाता है। भल्लातक का संग्रह कितने महीने तक करते? तो लिख लेना 4 महीने तक भल्लातक का संग्रह किया जाता है। प्रयोग जो है हेमंत में करते हैं, संग्रह ग्रीष्म में करते हैं। 4 माह तक भल्लातक का संग्रह किया जाता है। फिर भल्लातक रसायन लिखना, भल्लातक रसायन का आरंभ लिखना 10 भल्लातक से करते हो और 30 तक ले जाते हैं। भल्लातक रसायन का लिखना आरंभ 10 भल्लातक से आरंभ करके 30 तक ले जाते हैं और घटा करके पुनः 10 तक लाते हैं। 10 से आरंभ करके 30 तक ले जाते हैं और घटा करके पुनः 10 तक ले आते हैं। यह प्रयोग टोटल 55 दिन तक चलता। लिखना यह प्रयोग टोटल 55 दिन तक चलता है। यह प्रयोग कितने दिन तक चलता है? 55 दिन तक चलता और 1000 भल्लातक का सेवन किया जाता है। यह प्रयोग 55 दिनों तक चलता है और कितने भल्लातक का सेवन किया जाता है? 1000 भल्लातक का सेवन किया जाता है। और लिख लेना कि भल्लातक 1 वर्ष तक सेवन करने से आयु 100 वर्ष हो जाती है। भल्लातक रसायन का सेवन 1 वर्ष तक करने से आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष आयु हो जाती है। तो ये भल्लातक रसायन में 5-6 पॉइंट है भैया। संग्रह जो है ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, प्रयोग हेमंत ऋतु में करते हैं, 4 माह तक संग्रह किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भल्लातक का आरंभ हम 10 भल्लातक से आरंभ करते हैं और 30 तक ले जाते हैं और 30 से कम करते हुए पुनः 10 तक लाते हैं। ये प्रयोग टोटल 55 दिन तक चलता है और 55 दिन में टोटल 1000 भल्लातक का सेवन रोगी को कराया जाता है। कितने भल्लातक का? 1000 भल्लातक का सेवन कराया जाता है। और भल्लातक रसायन सेवन से रोगी की जो आयु हो जाती है 1 वर्ष तक प्रयोग करने से, इस रोगी की आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष इसकी आयु हो जाती है। तो ये तो भल्लातक रसायन हो गया। अब 14 नंबर में आ जाइए भल्लातक छोद्र। भल्लातक छोद्र के बारे में टिक करना, श्लोक नंबर 14 की पहली लाइन में, 14 नंबर की पहली लाइन में टिक करना, भल्लातक का नाम जर्जरीकरता नाम पिष्ट स्वेद पुरियत्वा। उत्तम भल्लातक लेके उसको एक पिष्ट स्वेद घड़े में भर करके जमीन में कंठ पर्यंत गड्ढे में रख देते हैं। भल्लातक का नाम जर्जरीकरोता पिष्ट स्वेदनम पुरियत्वा भूम आकंठम निखात, भूमि में उसको रख दिया जाता है। कहाँ पे रख दिया जाता है? भूमि में रख दिया जाता है। इसकी तीसरी लाइन में टिक करना, तीसरी लाइन में टिक करना, तम अष्टभागम मधु संप्रयुक्तम द्रिव गुणम घृतम समनिया।
तद प्रयोगाद वर्षम सतम अंजरम। इसमें भल्लातक सौरस 1 भाग, सौरस 8 भाग, 1 भाग भल्लातक सौरस 8 भाग मधु लेते हैं। भल्लातक सौरस कितना ले जाते हैं? 1 भाग, 8 भाग मधु और 2 भाग घी मिला करके प्रातःकाल सेवन करना है। नीचे जो हमने टिक किया, तमष्ट भागम मधु संप्रयुक्तम। भल्लातक सौरस कितना लेते हैं? 1 भाग, मधु 8 भाग ले जाता है और 2 भाग क्या ले जाता है? घृत। और इसको प्रातःकाल सेवन करने से मनुष्य की आयु कितने वर्ष हो जाती है? 1 वर्ष तक प्रयोग करने से आयु 100 वर्ष हो जाती है। ये भल्लातक छोद्र एक बार आपको पढ़ना है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है श्लोक नंबर 16। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया बीएचयू में कि निम्न में से भल्लातक का कौन सा योग चरक द्वारा वर्णित नहीं? चरक ने भल्लातक के 10 रसायन योगों का वर्णन किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चरक ने भल्लातक के कितने रसायन योगों का वर्णन किया, तो चरक ने भल्लातक के 10 रसायन योगों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन सा भल्लातक रसायन योग का वर्णन चरक ने नहीं किया? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको भल्लातक रसायन के जो 10 योग है वो 10 नाम याद होना चाहिए। श्लोक नंबर 16 में आ जाइएगा, भल्लातक के 10 योग। एक तो हिंदी में ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि चरक ने भल्लातक के कितने रसायन योगों का वर्णन किया, तो 10 रसायन योगों का वर्णन किया है। तो कौन कौन से हैं? श्लोक नंबर 16 में टिक करना, भल्लातक क्षीर, भल्लातक सर्पी, भल्लातक छोद्र। भल्लातक का क्या हो गया? दूध। भल्लातक क्षीर, भल्लातक सर्पी, भल्लातक छोद्र, फिर भल्लातकम, गुड़ भल्लातकम, भल्लातक यूष, भल्लातक तेल। भल्लातक यूष हो गया, भल्लातक गुड़ हो गया, भल्लातक तेल हो गया, भल्लातक पललम, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण, भल्लातक तर्पण, भल्लातक विधानम उत्तम। तो ये 10 नाम याद रखना आपको। क्या क्या है? भल्लातक क्षीर है, भल्लातक सर्पी है, फिर भल्लातक छोद्र है, गुड़ भल्लातक है, भल्लातक यूष है, भल्लातक तेल है, भल्लातक तर्पण है, भल्लातक सत्तू है, भल्लातक लवण है। ये सारे 10 नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा योग भल्लातक का चरक द्वारा वर्णित नहीं है? तो चरक ने भल्लातक के 10 रसायन योगों का वर्णन किया। कितने रसायन योगों का वर्णन किया? चरक ने भल्लातक के 10 रसायन योगों का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट जो श्लोक है वेरी एमपी भी है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, दोनों तीनों श्लोक। श्लोक नंबर जो है 16 नंबर के नीचे वाला भल्लातक की गुण वाला श्लोक टिक करना। भल्लातक की गुण वाला श्लोक आपके लिए वेरी एमपी है। भल्लातकम तीक्ष्णानि पाकन्य अग्नि समानी च भौत्यमर्त कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि। ये आग की तरह तीक्ष्ण और पका देने वाले होते। भल्लातक कैसा होता है भाई? तीक्ष्ण होता है और वाले होते, किंतु विधि पूर्वक शुद्ध करके प्रयोग किए जाने पर ये अमृत के समान होते। भल्लातक एक प्रकार का उपविष है। तो भल्लातक नॉर्मली क्या भाई? तीक्ष्ण होता है और अग्नि के समान होता है, लेकिन इसको शुद्ध करके प्रयोग किया जाए भल्लातक को तो ये अमृत के समान है। अब ये श्लोक कई बार पूछा गया है। नीचे देखिएगा 18 नंबर के नीचे 19 नंबर का श्लोक पे कई बार क्वेश्चन आया है। ये श्लोक डाल देते हैं और पूछते हैं कि ये चरक ने किसके लिए कहा। श्लोक नंबर 19 पे ट्रिपल स्टार लगाइएगा। कब्जो न स रोगो अस्ति न विबंध अस्ति कदाचन। एक तो ये श्लोक पहली लाइन डाल देते हैं कि इस धरती पे ऐसी कोई भी कफज व्याधि नहीं है जिसको कि भल्लातक नष्ट ना कर सके। इस धरती पर ऐसी कोई भी कफज व्याधि नहीं है जिसको कि भल्लातक नष्ट ना कर सके। किसके लिए कहा? तो ये श्लोक डालते कि न कफजो न रोग अस्ति न विबंध अस्ति कदाचन। चरक ने किसके लिए कहा? तो चरक ने कहा है भाई कि इस धरती पर ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है जिसको कि भल्लातक नष्ट ना कर सके। और लास्ट में टिक करना, अन्यत शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। कई बार इतना डालते हैं कि शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम चरक ने किसके लिए बोला? और पहला ही ऑप्शन रहता शंखपुष्पी। शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम किसके लिए कहा? और पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव में? पहला ऑप्शन रहेगा शंख पुष्प। और कई बार हम शंख पुष्पी लगा देते। बोले नॉर्मली हमारी मेधा जब भी आती है तो मेधा आती है तो हम लोग क्या 10वीं 11वीं से शंख पुष्पी पीते आ रहे हैं, तो शंख पुष्पी हमारे दिमाग में आती है और मेधा अग्निवर्धनम हम लगा देते हैं शंख पुष्पी। शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम चरक ने किसके लिए कहा है? तो आपको भल्लातक लगाना है। किसके लिए कहा है? वेरी एमपी लिख लेना भले से। शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम चरक ने किसके लिए कहा है? भल्लातक के लिए कहा है। और लास्ट आ जाइए, इस रसायन पाद में कुल कितने रसायनों का वर्णन चरक ने किया है? तो श्लोक नंबर 23 के लास्ट में देखिएगा, प्राणकामी सप्तत्रिशत महर्षि। इसमें लिख लेना इस पाद में कुल 37 रसायन योगों का वर्णन आया है। कुल कितने रसायन योगों का वर्णन आया है? 37। 19 तो आपके बलादी रसायन, 19 और 10 भल्लातक के,
19 और 10 29 तो ये हो गए और बाकी दूसरे हैं। तो टोटल 37 रसायन युगों का वर्णन द्वितीय पाद में आया है। लातक रसायन वेरी एमपी है, नागवाला रसायन हमने देखा वेरी एमपी है, आम्लक घृत और आम्लक अवलेय भी आपको अच्छे से देखना है। ये हो गया आपका द्वितीय पाद। ठीक है, अब आता है आपका तृतीय पाद, सबसे महत्वपूर्ण। चारों पादों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका, चार पादों में सबसे महत्वपूर्ण पाद कौन सा है? तीसरा पाद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, इस पाद का नाम क्या है? कर प्रचित की पाद। कर प्रचित की मतलब कि हम हाथ से किसी चीज का प्रयोग करते हैं, हाथों का प्रयोग करके। तो कर प्रचित की पाद में टिक करना सबसे पहले श्लोक नंबर 3 में आम्लकायास ब्रह्म रसायन, आम्लकायास ब्रह्म रसायन का वर्णन चरक ने किस पाद में किया? तो आम्लकायास ब्रह्म रसायन का वर्णन चरक ने किस पाद में किया है? तृतीय पाद में किया। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो आम्लकायास ब्रह्म रसायन क्या होता है? तो पहली लाइन टिक करना है इसकी, श्लोक नंबर 3 की पहली लाइन में आ जाइए। कर प्रचिता नाम यथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम शुष्क चूर्णिता नाम पुनर्माग फागुने वा मासे त्रिसप्त कृचम सौरश परिता नाम पुनः शुष्क चूर्णम कृता नाम आड़कम एकम ग्रहाई। ये पहली लाइन से लेकर सेकंड लाइन के यहां तक टिक करना है। इसमें क्या बोला है कि माघ फागुन में जो आपको आंवले लेना है, वीर्य वाले आंवलों को हाथों से ही, अपने खुद के हाथों से वृक्ष से तोड़ करके उनकी संग्रह करना, उनकी गुठली निकाल करके उनका चूर्ण बना लेना। वो चूर्ण में 21 बार उस चूर्ण आंवले का चूर्ण बनाना और उसी आंवले के चूर्ण में 21 बार आंवले की भावना देना है। खुद के हाथों से तोड़ लेना है आंवले का माघ फागुन महीने में, उनकी गुठली निकाल लेना है, उस आंवले का चूर्ण बनाना, उस आंवले के चूर्ण में ही आंवले के सौरस की ही कितनी भावना देना है? 21 भावना दी जाती है। कितनी भावना दी जाती है? 21 भावना। कर प्रचित की इसलिए बोला कि हाथ से तोड़े हुए आंवले। हमको डाबर का चमनप्राश पे विश्वास नहीं है, हमको वैद्यनाथ के चमनप्राश पे विश्वास नहीं, हमने खुद जो बनाया हमको उस पर विश्वास। हम आंवले हमारे हाथ से तोड़ के लाए और आंवले का ब्रह्म रसायन हमने बनाया। ठीक है, अब इसकी लास्ट लाइन में आ जाइए। पहले दूसरी लाइन तक हो गया, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन तक छोड़ करके आठवीं लाइन के बीच में दिखे, सबसे लास्ट वाली लाइन के बीच में टिक करना। तत्चूर्णम चूर्णम अष्टभागम संप्रयुक्तम, तत्चूर्णम अष्टभागम संप्रयुक्तम मधु सर्पेभ्याम अग्नि भी समीक्षम। तो इसको एक तो है ना, इसको इसकी मात्रा कितनी बतलाई गई है? इस चूर्ण को अष्टमांश लोहे के लोह भस्म में मिलाकर के मधु और घी के साथ में लेना। तत्चूर्णम अश्म चूर्णम, अश्म मतलब लोहे के चूर्ण के साथ में, लोहे की भस्म के साथ में इसको लिया जाता है। किसको? आम्लकायस ब्रह्म रसायन को मधु और घी में मिलाकर के सेवन करना चाहिए। मधु सर्पी भी, मधु सर्पी है ना। अष्टभाग चूर्ण, अष्टभाग चूर्ण अष्टमांश क्या लेना है आपको? लोहे की भस्म। पूछे कितने भाग? तो लोहे की भस्म अष्टमांश मतलब कि 1/8 भाग लोहे की भस्म के साथ में आंवले के चूर्ण को मधु और सर्पी मिलाकर के लेना है। किसमें? आम्लकायस ब्रह्म रसायन। ये नॉर्मल इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार पढ़ लेना कि माघ फागुन महीने में खुद के हाथ से तोड़े हुए आंवले को उसकी गुठली निकालकर उसका चूर्ण बना लेते हैं और उस चूर्ण में 21 बार आंवले की सौरस की भावना देते हैं और इस चूर्ण का अष्टमांश लोहे के भस्म के साथ मधु और सर्पी मिला करके लेना चाहिए। किसके साथ में लेना चाहिए? मधु और सर्पी मिला करके लेना चाहिए। अब इस रसायन की फलश्रुति टिक करना वेरी एमपी, श्लोक नंबर 6 में, श्लोक नंबर 6 में टिक करना। इस रसायन की फलश्रुति टिक करना है। इस रसायन के सेवन से मनुष्य की आयु 100-1000 वर्ष हो जाती है। श्लोक नंबर 6 के बीच में टिक करना। वृषम शास्त्रिकम, वृषम शास्त्रिकम मतलब मनुष्य की आयु कितनी हो जाएगी? आम्लकायस ब्रह्म रसायन के सेवन से मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाएगी। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, इस पर ट्रिपल स्टार लगाना। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये किस रसायन के लिए बोला? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम किस रसायन के लिए आया है? जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम कौन से रसायन के लिए कहा गया है? तो आम्लकायास ब्रह्म रसायन के लिए कहा गया है। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम किस रसायन के लिए कहा गया है? तो ये आपके रसायन कौन से रसायन के लिए कहा गया है डॉक्टर साहब? आम्लकायास ब्रह्म रसायन। वेरी एम। अब नेक्स्ट आ जाइएगा केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक रसायन में इसमें क्या बोला है भाई?
कि आंवले का सेवन करने से पहले तो आपको थोड़े दिन तक घर से बाहर रहना पड़ेगा, और फिर आपको 3 साल तक बाहर रहने के बाद, गौशाला में रहने के बाद में फिर इसका प्रयोग बतलाया गया है। तो वेरी अच्छा अच्छा रसायन है केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक मतलब कि ओनली आंवले का प्रयोग किया जाता है और किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो श्लोक नंबर 9 में टिक करना, 9 नंबर की पहली लाइन में टिक करना, संवत्सरम वयोवृत्ति गवा मध्य वसेत सदा। 1 साल तक उसको कहाँ पे रहना, गायों के बीच में रहना। पहली बात तो 1 साल तक जो जिसको केवल आम्लक रसायन का सेवन करना, तो उसको 1 साल तक कहाँ रहना पड़ेगा, गायों के बीच में, गौशाला में रहना पड़ेगा। आगे टिक करना, सावत्री मनसा ध्यानम ब्रह्मचर्य यतेंद्री। और इस समय उसको जो है ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए गायत्री मंत्र आदि का जब भी करते रहना है। 1 साल तक गायों के बीच में रहना है, गायत्री मंत्र आदि का उसको पाठ करते रहना है। नीचे टिक करना, संवत्सरांते पोषी माघी फाल्गुन तिथि। जब साल खत्म होने आ जाए, 1 साल तक गायों के बीच में रहने पर, साल के अंत में माघी, पोषी और फाल्गुन तिथि में, कौन सी तिथि नक्षत्र में, माघी नक्षत्र, पोषी नक्षत्र और फाल्गुन नक्षत्र में त्रय उपवास। कितने दिन उपवास करना है, 3 दिन तक उपवास करना है। आगे टिक करना, शुक्ल से प्रवेश आम्ल की वन। 1 साल तक उसको गायों के बीच में रहना है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है। देन उसके बाद में उसको जो क्या करना है, पोषी, माघी और फाल्गुन नक्षत्र में 3 दिन तक उसको उपवास रखना है। और उपवास रखने के बाद में शुक्ल पक्ष में उसको कहां पर, आंवले के वन में प्रयोग करना। आंवले के वन में वो प्रवेश करेगा, और आंवले के वन में प्रवेश करेगा तो नीचे टिक करना, 13 नंबर के श्लोक में टिक करना, 13 नंबर के श्लोक में टिक करना, भवत्यमृत संयोगातानि यावंत भक्ष्येद जीवित वर्ष सहस्त्राणी तावंत गतम यौवनम। अब वो उस आंवले के वन में जब प्रवेश करेगा तो जितने आंवले सेवन करेगा, एक आंवला सेवन करा तो आयु कितने वर्ष बढ़ जाएगी, 1000 वर्ष। 2 आंवले खाएगा तो आयु 2000 वर्ष। 3 आंवले खाएगा तो 3000 वर्ष। मतलब इतना अच्छा रसायन कहाँ पे बतला दिया। 1 साल तक गाय के बीच में ही रहना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। गायत्री मंत्र का पाठ वगैरह करना, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि भाई वो आएगा, 3 दिन तक उपवास करेगा, आंवले के वन में जाएगा, और आंवले के वन में जितने आंवले खाएगा, एक आंवला खाएगा तो आयु 1000 वर्ष, 2 आंवला खाएगा तो 2000 वर्ष, और जितने आंवले खाएगा उतने 1000 वर्ष आयु बढ़ती जाएगी उसकी। यह हमारे लिए है केवल आम्लक रसायन। केवल आम्लक रसायन के बाद में आ जाइएगा, नेक्स्ट आता है लोहादी रसायन। श्लोक नंबर 16, 17, 16, 15 नंबर के श्लोक में आ जाइए, लोहादी रसायन। लोहादी रसायन क्या होता है, पहले हमने आम्लक, केवल आम्ल का एक ब्रह्म रसायन देखा, फिर केवल आम्लक रसायन देखा। अब लोहादी रसायन टिक करना 15 नंबर के श्लोक में, त्रिफलायाम रसे मूत्रे गवा छारे चलौने क्रमेण च इंगुदी छारे किंसुक क्षारम एवच। त्रिफला, गौमूत्र, क्षार, लवण, इंगुदी क्षार, किंसुक क्षार। आगे टिक करना 16 नंबर में, तीक्ष्ण आयास पत्राणी बही वर्णानी साधिय। तीक्ष्ण लोहे का पत्र लेते हैं, चतुर अंगुल दीर्घाणी तिल उससे दानी। जो लोहे का पत्र लेते हैं वो कितना होना चाहिए, 4 अंगुल होना चाहिए, और तिल के प्रमाण पतला होना चाहिए। तिल प्रमाण पतला होना चाहिए, 4 अंगुल लंबा होना चाहिए लोहे का पत्र। उसको तपा करके फिर उसको त्रिफला को आज गौमूत्र, इंगुदी क्षार आदि से उसको क्या किया जाता है, बुझाते हैं। पहले तो एक लोहे का पत्र लेना है, 4 अंगुल लंबा, तिल के समान मोटा होना चाहिए। फिर उस लोहे के पत्र को अग्नि में गर्म करते, फिर वो त्रिफला में, इंगुदी क्षार में, किंसुक क्षार में, इनमें इसको बुझाया जाता है। अब बुझा लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद में आज 18 नंबर के श्लोक में टिक करना, श्लोक नंबर 18 में टिक करना, 18 नंबर के श्लोक में टिक करना, संवत्सरम निधि यानी यौपल्य। फिर उसको 1 साल तक कहाँ पे रखा जाता है, यौ के बीच में रखते हैं। 1 साल तक कहाँ पे रखा जाता है, उसको यौ के बीच में रखा जाता है। फिर श्लोक नंबर 21 टिक करना, इसके सेवन से क्या होता है, लोहादी रसायन सेवन से मनुष्य कैसा हो जाता है। तो 21 नंबर के बीच लास्ट में टिक करना, शायद गज प्रमाणम सदा चलती बल इंद्रिय। गज प्रमाण, मनुष्य हाथी के समान हो जाता है। कौन से रसायन के सेवन से मनुष्य हाथी के समान हो जाता है, तो गज प्रमाण च अति बल इंद्रिय। ये पीएससी में, पीजी में यही क्वेश्चन आता है कि गज प्रमाणम च अति बल इंद्रिय किस रसायन का फल है। तो मनुष्य हाथी के समान हो जाएगा, किसमें, लोह रसायन के सेवन से। लोहादी रसायन के सेवन से मनुष्य कैसा हो जाता है,
आपका गज प्रमाण हो जाता है। नीचे 22 नंबर में टिक करना, धीमानी यशस्वी वाग सिद्धम श्रुतधारी महाबलम, ये भी आईएमपी। किस रसायन के सेवन से मनुष्य वाग सिद्धि श्रुतधारी महाबल हो जाता है? तो वाग सिद्धि श्रुतधारी महाबल हो जाता है, ये भी किससे? लोहादी रसायन के सेवन से हो जाता है। तो लोहादी रसायन में आपने देख लिया, लोहे का पत्र लेते हैं, 4 अंगुल लंबाई का होता है, तिल प्रमाण मोटा होता है, उसको अग्नि में गर्म करते हैं, फिर त्रिफला क्वाद, गोमूत्र, किंसुक क्षार, यव क्षार आदि में उसको बुझा लेते हैं। देन उसके बाद में उसको यव पल में 1 साल तक रख दिया जाता है। फिर इसके सेवन से मनुष्य गज प्रमाण हो जाता है। गज प्रमाण किससे? लोहादी रसायन से। और श्रुतधारी महाबल, ये भी किससे हो जाता है? लोहादी रसायन के सेवन से हो जाता है। श्लोक नंबर 23 भी इसमें टिक कर लेना। 23 नंबर का श्लोक टिक करना, अनेन विधानेन हेमनस्य रजतस्य, इस विधि से हम स्वर्ण पत्र, लोहे की जगह पे हम स्वर्ण पत्र और रजत पत्र का प्रयोग करके भी ये विधि से हम बना सकते हैं। स्वर्ण पत्र और रजत पत्र का प्रयोग भी लोह पत्र के स्थान पर किया जा सकता है। इस विधि से हम स्वर्ण पत्र, रजत पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? लोहादी रसायन। लास्ट टाइम एमपीपीएससी 2015 में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन आया था आपका नीचे से, श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27 में देखिए, इंद्र रसायन की सिर्फ फलश्रुति आपको टिक करना है। इंद्र रसायन की फलश्रुति टिक करना। 27 नंबर में जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम, ये जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम पूछे तो ये किसके लिए आया? तो ये इंद्र रसायन के लिए। और नीचे वाली लाइन से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एमपीपीएससी में कि परम ओजस्क्रम रसायन चरक ने किसको बोला? तो जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम, और नीचे टिक करना परम ओजस्क्रम च सिद्धम इंद्र रसायन। चरक के अनुसार परम ओजस्क्रम रसायन पूछे कौन सा? तो परम ओजस्क्रम रसायन चरक के अनुसार कौन सा? इंद्र रसायन। और इसमें जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम, ये कौन सा रसायन बताया गया है? इंद्र रसायन। तो इंद्र रसायन में सिर्फ आपको फलश्रुति याद रखना है कि परम ओजस्क्रम रसायन पूछे तो इंद्र रसायन है, और जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम ये पूछे किसके लिए कहा गया? तो जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम ये पूछे तो इंद्र रसायन के लिए। और अभी हमने आम्ल का ब्रह्म रसायन में देखा था जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रथम, बुद्धि इंद्रिय आ जाए, स्मृति मेधा कर्म परम पूछे तो इंद्र रसायन, और बुद्धि इंद्रिय जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रथम पूछे तो आम्ल का ब्रह्म रसायन। दोनों याद रखना, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और अभी भल्ला शिलाजीत आएगा, शिलाजीत का भी श्लोक सेम बतलाया है। तो ये तीनों श्लोक में लास्ट में आपको साथ में लिखवा दूंगा। अब आगे आ जाइए, 4 मध्य रसायन पे कई बार क्वेश्चन आता, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस साल की जो अभी आयुष 8 दिन पहले हुई थी उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई निम्न में से मध्य रसायन नहीं है, तो 4 मध्य रसायन कौन से और उनको किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें टिक करना 30 नंबर में मंडूक पर्णी का सौरस प्रयोग करते हैं, क्षीरण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, है ना, ये मंडूक पर्णी सौरस प्रयोज्यम, क्षीरण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मुलेठी का चूर्ण लेते हैं, मंडूक पर्णी का सौरस लेते हैं। नीचे टिक करना रसो गुरुच्यास्तु, गुरुची का भी क्या लिया जाता है? सौरस। समूलम पुष्पया कलकम प्रयोज्यम शंख पुष्पया, 4 चीजें भाई, मंडूक पर्णी का सौरस लेते हैं, गुरुजी का भी सौरस लेते हैं, मुलेठी का चूर्ण है, और शंख पुष्पिका पूछे तो कल्क। चारों क्वेश्चन आते हैं कि 4 मध्य रसायन में शंख पुष्पिका क्या लिया जाता है? कल्क। गुरुजी का सौरस लेते हैं, मंडूक पर्णी का सौरस लेते हैं, और आपके मुलेठी का क्या लिया जाता है? चूर्ण लिया जाता है। मुलेठी का क्या लेना है आपको? चूर्ण लेना है। अब आगे आ जाइएगा, नीचे टिक करना है इसमें श्लोक नंबर, इसी में तीसरी लाइन के लास्ट में टिक करना बल अग्नि स्वरवर्धनानी, बल अग्नि स्वरवर्धनानी, बल अग्नि स्वरवर्ध का वर्धन करने वाली होती है। बल अग्नि स्वरवर्धनानी कौन सी? 4 मध्य रसायन है और चारों में श्रेष्ठ पूछे तो 31 नंबर के लास्ट में टिक करना मेध्य विशेषणम च शंख पुष्पी, चारों में अगर मुख्य रूप से मेध्य कौन सी होती तो चारों में श्रेष्ठ मेध्य कौन सी है? शंख पुष्पी। मेध्य विशेषणम च शंख पुष्पी, 4 मध्य रसायन ट्रिपल स्टार लगाई, वेरी एमपी है। अब आइए पिपली रसायन के बारे में टिक करना, श्लोक नंबर 32 में टिक करना, पिपली रसायन के लिए टिक करो। श्लोक नंबर 32 की पहली लाइन में पंच अष्ट सप्त दश व पिपली मधु सर्पिशा, पहले तो इसकी मात्रा कितनी होती है? तो पिपली रसायन में पिपली जो होती है 5, 8, 7 या 10, पंच अष्ट सप्त दश
पिपली मधु सर्पी, साली लेना किसके साथ है, मधु और सर्पी के साथ में। नीचे वाले लाइन में टिक करना, नीचे टिक करना तिस्त्र तिस्त्र प्रवाह भुक्तवा अग्रे भोजनस्य च। तिस्त्र तिस्त्र मतलब कि पिपली को 3-3 की संख्या में प्रातः काल, मध्यम, वृद्ध दोष हो तो भोजन के पूर्व और अल्प दोष होने पर भोजन के बाद मधु और घी के साथ में लेना चाहिए। नीचे टिक करना तिस्त्र तिस्त्रम प्रवाह भुक्तवा अग्रे भोजनस्य च पिपली है किंसुक क्षार भाविता घत भर्जिता। पिपली रसायन में भावना किसकी देते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। तो पिपली रसायन में भावना आप याद रखना किसकी देते हैं, किंसुक क्षार। किंसुक मतलब प्लास क्षार की इसमें भावना दी जाती है। और लेना कितने कितने मात्रा में, 5, 7, 5, 8, 7, 10 और मधु और सर्पी के साथ में लेना है। और दोषानुसार 3-3 मात्रा में पूर्वाह में, भोजन के मध्य में और भोजन के बाद में ली जाती है। और भावना किसकी देते हैं, किंसुक क्षार की भावना इसमें दी जाती है। भावना किसकी देते हैं भाई, किंसुक क्षार की। तो ये आप इसमें याद रखना किसमें, पिपली रसायन। अब पिपली रसायन तो कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पिपली वर्धमान रसायन का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है ना। पिपली वर्धमान रसायन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, पिपली वर्धमान रसायन। तो इसमें आप पिपली वर्धमान मतलब कि इसमें कम मात्रा से चालू करते हैं और अधिक मात्रा की ओर ले जाते हैं। तो कितनी मात्रा से स्टार्ट करते हैं, अल्प बल वालों में पिपली किस रूप में दी जाती है, मध्यम बल वालों में पिपली किस रूप में दी जाती है, उत्तम बल वालों में पिपली किस रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप टिक कर लीजिए। श्लोक नंबर 36 की पहली लाइन में टिक करना, क्रम वर्धया दशे हानि 10 पिपली के दिनम। पहले दिन 10 पिपली देते हैं। पहले दिन पिपली कितनी दी जाती है, 10। क्रम वर्धया दशे हानि 10 पिपलिकम दिनम वर्धयत पैसा सार्धम तथैवात पुनः। नीचे टिक करना, जीर्णे जीर्णे च भुंजितम षष्टिक क्षीर सर्पिशी। और इसके जीर्ण हो जाने पर हमको क्या लेना चाहिए, 10 पिपली से आरंभ करते हैं, है ना। और इसके जीर्ण होने पर षष्टिक चावल को क्षीर सर्पी के साथ में लेते हैं। आगे टिक करना, पिपली नाम सहस्त्रशम प्रयोगम रसायनम। और इस प्रयोग में टोटल कितनी पिपली का सेवन किया जाता है, 1000 पिपली का सेवन इस प्रयोग में किया जाता है। कितनी पिपली का सेवन किया जाता है भैया, 1000 पिपली का सेवन किया जाता है। नीचे टिक करना, पिष्टा भी बला भी सेव्या। पिष्टा पिष्ट रूप में किसमें, तो जो बलवान रोगी, साइड में लिख लेना, बलवान रोगी में पिष्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे टिक करना, श्रतम मध्यम बले नर। और श्रत रूप, श्रत किसको बोलते हैं, क्वात को। कोष्टक में लिखना है क्वात। मध्यम बल में श्रत रूप में लिखना, बलवान रोगी में पिष्ट रूप में, मध्यम बल में लिखना श्रत रूप में, श्रत मतलब की क्वात। और शीतिक्रतम हश्व बल, हश्व बल में किस रूप में लिया जाता है, तो शीतकृत रूप में लिया जाता है। मध्यम बल में क्वात के रूप में, अल्प बल में शीत कषाय के रूप में लेना चाहिए। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो पहले तो हमने ये देखा, याद लिख लेना, बलवान रोगी में पिष्ट रूप में, मध्यम बल वाले में श्रत रूप में, और अल्प बल वाले में किस रूप में लिया जाता है, शीत कषाय के रूप में लिया जाता है। नीचे वाले लाइन में टिक करना, 10 पिपलिकम श्रेष्ठम मध्यम षट प्रकृतिकम। अगर प्रवर प्रयोग करना है तो 10 से आरंभ करते हैं, मध्यम में 6 से आरंभ करते हैं, और प्रयोग त्रिपर्यंतम च कनिकायाम। और अवर प्रयोग में 3 से आरंभ करते हैं। प्रवर प्रयोग में 10 से आरंभ करते हैं, मध्यम प्रयोग में 6 से आरंभ करते हैं, और अवर प्रयोग में कितने से आरंभ करते हैं, 3 से आरंभ करते हैं। अब इसका लास्ट में टिक कर लेना, इसका गुण कर्म क्या है। तो श्लोक नंबर 40 में टिक करना, बीच में 40 नंबर के बीच में टिक करना, वयस स्थापनम मेध्यम पिपली नाम रसायनम। वयस स्थापनम मेध्यम, कल हमने वयस स्थापनी परम देखा था, किसके लिए आया था, हरितकी के लिए। वयस स्थापनी परम हरितकी के लिए। और वयस स्थापनम मेध्यम पूछे किसके लिए आया, ऊपर लिख लेना, वयस स्थापनम परम हरितकी के लिए बोला चरक ने, और वयस स्थापनम मेध्यम पिपली वर्धमान रसायन के लिए। वयस स्थापनम मेध्यम पिपली वर्धमान रसायन के लिए बतलाया गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि पिपली वर्धमान रसायन में पहले तो बल याद रखो कि प्रवर बलवान रोगी में पिष्ट रूप में, मध्यम बल वाले में श्रत क्वात के रूप में, और अल्प बल वाले में आपको शीत कषाय के रूप में लेना है। ठीक है। प्रवर प्रयोग में हम 10 से आरंभ करते हैं, और 10 से कितनी पिपली ली जाती है, 1000 पिपली। मध्यम प्रयोग में 6 से आरंभ करते हैं,
कितनी पिपली ली जाती है? 600 पिपली। और अवध प्रयोग में 3 से आरंभ करते हो, कितनी पिपली ली जाती है? 300 पिपली ली जाती है, ये याद रखना। और टोटल प्रयोग कितने दिन तक है? तो टोटल प्रयोग भी याद रखना कितने दिन तक इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई पिपली वर्धमान रसायन क्या होता है। प्रवर में आपको कितने 10 से स्टार्ट करना, मध्यम में 6 से स्टार्ट करना, ओवर में 3 से स्टार्ट करना। प्रवर में 1000 लेंगे, मध्यम में 600 लेंगे, ओवर में 300 लेंगे। ओवर में कितनी मात्रा में ले जाता है? 300 मात्रा में ली जाती है। तो ये पिपली वर्धमान रसायन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, वेरी एमपी है आपका 42 नंबर में त्रिफला रसायन। ये सबसे इजी प्रयोग, मतलब अगर कोई वाकई में रसायन का सेवन करना चाहता है, आप लोग कोई आपसे पूछे कि रसायन होता क्या है, तो हम बोले क्या, एक छोटा सा प्रयोग जो आपकी आयु को बढ़ा दे। तो त्रिफला रसायन सबसे इजी प्रयोग है। मतलब अगर हम भी खुद करें, हमारे परिवार में कोई वृद्ध लोग हों, 40, 45, 50 साल से ऊपर के हों, तो उसमें अभी हम त्रिफला रसायन का प्रयोग करवा सकते हैं। क्योंकि ये त्रिफला रसायन मात्र 1 साल अगर आप ले लेंगे तो आपकी आयु जो है 100 वर्ष हो जाएगी। आजकल भाई, आजकल जीते कहाँ है? आजकल एज हो गई है वो कहीं ना कहीं 50 साल में डेथ हो जा रही है, 40 साल में हो रही है, कहीं 60 साल में हो रही है। 100 साल की आयु प्राप्त करने के लिए आपको सबसे इजी प्रयोग क्या है? त्रिफला रसायन। इस पे कई बार क्वेश्चन आया कि त्रिफला रसायन में कौन कब लेते हैं। त्रिफला में 3 चीजें हो गई, हरित की, विविध की और आमल की। तो भोजन के पहले क्या लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। 3 चीजें हैं, हरित की है, विविध की और आमल की। तो भोजन के पहले क्या लिया जाता है? भोजन के पहले क्या लिया जाता है? विविध की। भोजन के बाद में क्या लेना है? तो आमल की लेना। और भोजन जब जीर्ण हो जाए तब क्या लिया जाता है? हरित की लिया। उनकी मात्रा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो श्लोक नंबर 42 की पहली लाइन में टिक करना, जर्णा अंते अभयाम एकम। जब भोजन जीर्ण हो जाए, जर्णा अंते अभयाम एकम, भोजन के जीर्ण होने पर 1 हरित की लेंगे। प्राग भुक्ता 2 विविध की। प्राग भुक्ता मतलब भोजन आप खाने बैठे उसके पहले आपको 2 विविध की खा लो आप। 2 विविध की भोजन के पहले। प्राग भुक्ता मतलब भोजन के पहले 2 विविध की। फिर आगे टिक करना, भुक्तो मधुसर्पी में 4 अमल की। और भोजन के बाद में 4 अमल की लेना है। भोजन के बाद में अमल की कितनी ली जाती है? 4 अमल की ली जाती है। भोजन के पहले 2 विविध के लेना है, भोजन के बाद 4 अमल की लेना, और भोजन के जीर्ण होने पर अभयाम एकम, 1 हरित की ली जाती है। नीचे टिक करना 42 नंबर के बीच में, जीवेद वर्ष शतम पूर्णम जरो व्याधि अरेउच। इसका सेवन करने से मनुष्य 1 वर्ष तक प्रयोग करते हैं तो आयु कितने वर्ष हो जाती है? 100 वर्ष। मतलब इजी प्रयोग है, हम भी कर सकते हैं। भोजन के पहले 2 विविध की लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भोजन के बाद 4 अमल की खा लो। और भोजन जब हमको लगे यार जीर्ण हो गया है, आहार पाचन काल कितने समय होता है भाई? 4 याम का होता है। 12 घंटे के बाद में आप 1 हरित की ले लो। तो ये प्रयोग सबसे इजी। और 1 वर्ष तक ही हम प्रयोग करेंगे तो हमारी आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 100 वर्ष हमारी आयु हो जाएगी, है ना। वेरी एमपी। ये हो गया आपका त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन के बाद में इस पार्ट का लास्ट रसायन बचता है आपका शिलाजित रसायन। वेरी एमपी है शिलाजित रसायन। तो पहले शिलाजित के गुणकर्म आप टिक कर लेना। 48 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिलाजित का पाक कैसा होता है, विपाक कैसा है। तो 48 नंबर में टिक करना, अनअम्लम च कषायम कटुपाक शिलाजित। अनअम्ल होता है, कटुपाक होता है। विपाक कैसा है शिलाजित का? कटु विपाक होता है। नाट्य उष्ण शीतम, और नाट्य उष्ण होता है ना शीत होता है। नीचे वाली लाइन में टिक करना, हेम रजत ताम्र कृष्णापी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। शिलाजित 4 प्रकार का है, स्वर्ण शिलाजित, रजत शिलाजित, ताम्र शिलाजित और लोह शिलाजित। तो ये विपाक पूछे तो कटु विपाक होता है, 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, श्लोक नंबर 53 में टिक करना। इसका जो फलश्रुति बतलाई है, ये फलश्रुति पहले दे दी है लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। 53 में टिक करना, जरा व्याधि प्रशमनम देह डाडर्य कर्म परम। जरा व्याधि प्रशमनम वाले 3 श्लोक हो गए। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, जरा व्याधि प्रशमनम देह इंद्रिय बल परम। ये आम्लकायस ब्रह्म रसायन की है। जरा व्याधि प्रशमनम देह इंद्रिय बल प्रदम पूछे तो देहेंद्रिय बल प्रदम, जरा व्याधि प्रशमनम देहेंद्रिय बल प्रदम पूछे तो आम्लकायस ब्रह्म रसायन के लिए आया है। दूसरा हमने देखा था अभी किसके लिए? जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा कर्म परम पूछे तो इंद्र रसायन के लिए। और जरा व्याधि प्रशमनम देह डाडेर्य कर्म पूछे, देह डाडेर्य कर्म परम पूछे किसके लिए आया?
तो शिलाजित रसायन के लिए आया है, तो ये शिलाजित रसायन के लिए टिक करना। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, शिलाजित की पहचान कैसे करते हैं भैया, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे 54 नंबर के श्लोक में टिक करना, शिलाजित का प्रयोग प्रवर प्रयोग में कितने सप्ताह तक लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, मध्यम प्रयोग में कितनी मात्रा में लेना है, और अवर प्रयोग में कितनी मात्रा में लेते हैं। तो प्रयोग टिक करना 54 नंबर के श्लोक में, प्रयोग सप्त सप्ताह त्रय च एक सप्ताह। टोटल प्रवर प्रयोग में 7 सप्ताह प्रयोग करते हैं, अवर प्रयोग में मध्यम प्रयोग में 3 सप्ताह प्रयोग करते हैं, और अवर प्रयोग में 1 सप्ताह। 7 सप्ताह, 3 सप्ताह और 1 सप्ताह। मात्रा आगे टिक करना, निर्दिष्टम विधि मध्यम अवर सप्ताह। 3 स्थितियां बदले, प्रवर में 7 सप्ताह प्रयोग करते हैं, मध्यम में शिलाजित प्रयोग पूछेंगे प्रवर में कितने सप्ताह तक, तो 7 सप्ताह। मध्यम में पूछे तो 3 सप्ताह, अवर में पूछे तो कितने सप्ताह तक प्रयोग किया जाता है, 1 सप्ताह तक आपको शिलाजित प्रयोग करना है। वेरिएंट कितना बद लगाओगे, प्रवर में 7 सप्ताह, मध्यम में 3 सप्ताह, अवर में 1 सप्ताह। अब इनकी मात्रा नीचे टिक करना, नीचे वाला जो श्लोक है, पलम अर्धपलम कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा माता, है ना। तो प्रवर प्रयोग में शिलाजित कितनी मात्रा में लिया जाता है, 1 पल की मात्रा में, मध्यम प्रयोग में अर्धपलम आधे पल की मात्रा में, और अवर प्रयोग में 1 कर्ष की मात्रा में। पल, अर्धपल और 1 कर्ष, प्रवर, मध्यम और अवर। 7 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह। 7 सप्ताह में 1 पल, 3 सप्ताह में आधा पल, और 1 सप्ताह में 1 कर्ष की मात्रा में शिलाजित लिया जाता है। फिर श्लोक नंबर जो है 56 वाला श्लोक जो है, शिलाजित की उत्पत्ति कैसे होती है, तो शिलाजित की उत्पत्ति टिक करना 56 नंबर में, हेमंता सूर्य संतप्तम स्त्रवंती गिरि धातवा जत्वा भम मृदु मच्छानम यन अम्लम शिलाजित। स्वर्ण आदि पर्वत की धातुमय चट्टानें जब सूर्य की ताप से संतप्त होकर के लाक्सा के समान जो है पदार्थ निकालती, स्त्राव निकालती, उसको हम क्या कहते हैं, शिलाजित कहते हैं। ये पढ़ने का है। अब जो 4 प्रकार के शिलाजित बतलाए हैं, स्वर्ण शिलाजित, रजत शिलाजित, ताम्र शिलाजित और लोह शिलाजित, पहले हम श्लोक टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले 57 नंबर का श्लोक टिक करना, स्वर्ण शिलाजित के लिए, मधुरम सतिक्त जपा पुष्प निवम। इसका रस पूछा गया था BHU 2016 में कि स्वर्ण शिलाजित का रस कैसा होता, तो स्वर्ण शिलाजित कैसा, मधुर तिक्त। जपा पुष्प निवम होता, दिखाई कैसा देता है, जपा पुष्प के समान दिखाई देता है। कटु विपाक का शीतस्य, विपाक पूछे तो कटु, और वीरी कैसा, शीत। 4 पॉइंट है भी स्वर्ण शिलाजित में। एक तो रस पूछे तो मधुर तिक्त है, दिखाई कैसा देता, तो जपा पुष्प निभम दिखाई देता है, विपाक कटु है, और वीरी कैसा, शीत। नीचे आ जाइए, नीचे टिक करना, रजत शिलाजित के रूपस्य कटुकम श्वेत शीतम स्वादु विपच्यते ताम्रस्य बहिर्कंठाभम तिक्तम उष्णम। फिर नीचे टिक करना 50, ये रजत शिलाजित के लिए हो गया। फिर 59 में टिक करना, रजत और ताम्र दोनों हो गए। 59 में लोह शिलाजित के लिए वेरिएंट पे टिक करना, गुग्गल आभास तिक्त हो लवणान्वित कटुपाक शीतस्य सर्वश्रेष्ठ चयस, इसमें विशेष रूप से टिक करना। चारों शिलाजित में श्रेष्ठ शिलाजित पूछे तो हम कई बार स्वर्ण शिलाजित लगा देते हैं, लेकिन चारों शिलाजित में सर्वश्रेष्ठ शिलाजित पूछे तो लोह शिलाजित को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये चार्ट आपको याद होना, जो हमने श्लोक में देखा वही आपका चार्ट में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिलाजित रसायन विधि को लिखिए। तो हमने जो याद किया है कि भाई 7 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह में 1 पल, आधा पल, 1 कर्ष की मात्रा में लेते हैं। फिर शिलाजित की ये आपको चारों प्रकार के बारे में लिखना है, तो चार्ट में आ जाइए। स्वर्ण शिलाजित कैसा होता है, रक्ताभ, इसको लिखना है जपा पुष्प निभम। स्वर्ण शिलाजित कैसा है, रक्तवर्ण का है, जपा पुष्प निभम। रजत श्वेत होता है, ताम्र मयूरकंठ के समान शिलाजित कौन सा है, तो मयूरकंठ के समान कौन सा है आपका, ताम्र। और लोह शिलाजित के सामने लिख लेना गुग्गुल आभास, गुग्गुल के समान जो दिखाई देता है। जपा पुष्प निभम पूछे तो स्वर्ण है, श्वेत जो है रजत है, मयूरकंठ के समान ताम्र है, और आपका जो है गुग्गुल आभास के समान कौन सा दिखाई देता है, लोह शिलाजित दिखाई देता है। रस में टिक कर लेना, रस वेरी एमपी। स्वर्ण शिलाजित का रस मधुर तिक्त है, रजत शिलाजित का कटु रस होता है, ताम्र का तिक्त होता है, और लास्ट का तिक्त लवण। मधुर तिक्त, फिर कटु, फिर तिक्त, और लास्ट में तिक्त लवण। मधुर तिक्त, कटु, फिर तिक्त, और लास्ट में तिक्त लवण। वीर्य टिक कर लेने, वीर्य सबका शीत है, ताम्र शिलाजित का वीर्य उष्ण होता है, बाकी सबका शीत है। विपाक सबका मधुर होता है, विपाक सबका कटु होता है। रजत शिलाजित का विपाक कैसा होता है, मधुर होता है।
वीर्य सबका कैसा भाई, शीत। ताम्र का वीर्य कैसा, उष्ण। विपाक सबके कटु है। रजत का विपाक कैसा होता है, मधुर होता है। रजत का विपाक कैसा होता है, मधुर। बाकी सबके विपाक कटु है। वीर्य सबका शीत है। ताम्र का वीर्य कैसा है, उष्ण। मधुर, तिक्त, कटु, तिक्त और लास्ट में तिक्त लवण। ये आपको चार्ट में याद रखना है। फिर इसके बाद में आ जाइए, नीचे टिक करना श्लोक नंबर 60 में, गौमूत्र गंधी सर्वकर्मेषु योगिका। जो गौमूत्र गंध वाला शिलाजित होता है वो सभी तरह के विकारों को दूर करने में उपयुक्त होता है। रसायन योग पश्चिम विशेषता, गौमूत्र गंधी शिलाजित सभी विकारों में प्रयोग करते हैं और ये रसायन के समान होता है। नीचे टिक करना, यथाक्रम वात पित्त श्लेष्म जित कफे त्रिशु। और रसायन की दृष्टि से लोह शिलाजित सर्वोत्तम होता है। नीचे लास्ट में टिक करना, विशेषतम प्रशस्तम मला हेम आदि धातुज। साइड में लिख लेना कि लोह शिलाजित श्रेष्ठ होता है और रसायन की दृष्टि से भी लोह शिलाजित सर्वश्रेष्ठ होता है। दोनों ही स्थितियों में पूछे कि श्रेष्ठ शिलाजित कौन सा, तो लोह शिलाजित को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। श्लोक नंबर 62 में आ जाइएगा। शिलाजित लास्ट टाइम आयुष की चूंकि जो एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलाजित सेवन काल में चरक के अनुसार अपत्य क्या है। तो चरक के अनुसार शिलाजित सेवन काल में अपत्य टिक कर लेना, क्या बतलाया गया है। श्लोक नंबर 62 के बीच में टिक करना, वर्जित सर्वकालम तो कुलत परिवर्जित। कुलती का निषेध बतलाया चरक ने। किसका निषेध बतलाया, कुलथी का। और सुश्रुत के अनुसार लिख लेना, सुश्रुत ने कपोत और कुलथी का बोला है, चरक ने ओनली कुलथी का निषेध बतलाया। शिलाजित सेवन काल में चरक के अनुसार ओनली कुलथी का निषेध है और सुश्रुत के अनुसार कपोत और कुलथी दोनों का निषेध है। लिख लेना, सुश्रुत ने कपोत कुलथी दोनों का निषेध बतलाया है और चरक ने ओनली कुलथी का निषेध बतलाया। चरक ने ओनली कुलथी का निषेध बतलाया है और सुश्रुत ने कपोत और कुलथी दोनों का निषेध बतलाया। लास्ट आइए, लास्ट श्लोक जो है 65 नंबर का श्लोक टिक करना है सर जाएगा। लास्ट श्लोक है शिलाजित के लिए बोला। जैसे अभी हमने देखा कि इस धरती पर ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है जिसको कि भल्ला तक नष्ट ना कर सके। शीघ्र मेधाग्नि वर्धनम भी किसके लिए आया था, भल्ला तक के लिए आया था। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस धरती पर ऐसा कोई भी रोग नहीं जिसको कि शिलाजित नष्ट न कर सके। मतलब ये बोला है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग ही नहीं है जिसको कि शिलाजित नष्ट ना कर सके। मतलब आपको कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो शिलाजित वाली मेडिसिन आप दे दीजिए। कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा क्या है तो हम शिलाजित प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चरक ने बोला है कि इस धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसको शिलाजित नष्ट ना कर सके। तो 65 नंबर में टिक करना, न सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूप। न सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपम शिला है न जयता प्रशः। इस भूतल पर कोई भी साध्य स्थिति का ऐसा रोग नहीं है जिसे शिलाजित अपनी शक्ति से ठीक न कर दे। इस धरती पर साध्य होना चाहिए, रोग ऐसा नहीं कि भाई असाध्य वाला रोग आप लेके आ जाओ। साध्य वाला कोई भी रोग हो तो ऐसी कोई भी रोग नहीं जिसकी शिलाजित नष्ट ना कर सकते। अब हमारे लिए आएंगे क्या, ये श्लोक डाल देते कि न सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रोग। ये चरक ने किसके लिए कहा, चरक ने शिलाजित रसायन के लिए कहा है। लास्ट टिक करना, इस पाद में टोटल 16 रसायनों का वर्णन है। श्लोक नंबर 66 में टिक करना, कर्पचित की पादे 10 षष्ठ महर्षि। लिख लेना, पहले पाद में 6 रसायन, दूसरे पाद में हमने देखे 37, तीसरे पाद में कितने 16 रसायन योगों का वर्णन मिलता है। तीसरे पाद में कितने रसायन योगों का वर्णन मिलता है, 16 रसायन योगों का वर्णन मिलता है। तीसरा पाद हमारा हो गया। आज के इतना काफी है, तीनों अध्याय आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम रसायन का चौथा अध्याय देखेंगे। वाजीकरण पाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वाजीकरण नॉर्मली पढ़ने का है। क्वेश्चन रसायन पाद से ही आते हैं, वाजीकरण पाद से क्वेश्चन बाई चांस से ही पूछते हैं, पीजी हो या आपकी बीएमएस हो। तो रसायन पाद अपना लास्ट चैप्टर कल करेंगे और वाजीकरण पाद के बारे में भी कल हम देखेंगे।